जय हिंद। आज मैं आरआरबी एएलपी आरआरबी एएलपी का 25 इम्पोर्टेंट फैक्ट कराने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती कमेंट में लिख दें। विश्वास रखो खुद पर। हर बड़ा इंसान कभी नया छात्र ही था। उसने भी ठोकरें खाई, फिर खुद को संभाला था। मेहनत को दोस्त बना लो, सपने खुद ही चलकर सच होंगे। कलम उठाओ, किस्मत लिखनी है। आज की मेहनत ही कल की जीत है। रुको मत, थको मत, थको मत। तुम्हारे अंदर भी एक टॉपर छुपा है। इस क्लास से एएलपी में पूछे गए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, जबकि अवतल दर्पण की बात की जाए अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों होता है। आभासी और वास्तविक दोनों तरह का होता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी काल्पनिक अर्थात आभासी होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वंशा गति की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वंशा गति की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई है? तो वंशा गति की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। जिसका खोज कौन किया था? जीन का खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जन्म जन्म ज, जनता जनक भी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में। अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो गुणसूत्र की का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? वाल्डेयर ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? वाल्डेयर ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, क्या कर रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है?
धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? अगर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ये अभिक्रिया दिया गया है जो बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है सोना, उसके बाद कौन है? चांदी। अगर सबसे अधिक की बात किया जाए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, जब उसके बाद कौन सा है? सोडियम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो हो जाएगा आंसर बी पोटेशियम। पोटेशियम। क्या कह रहे दिए गए परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 यू दिया हुआ है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यू है का उपयोग करके अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो पूछ रहा है NH3 का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, NH3 का आणविक द्रव्यमान। तो इसमें क्या नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो है। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 14 प्लस हाइड्रोजन 3 की है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो 14 गुना 1 14 प्लस 3 गुना 1 3, 14 प्लस 3 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। 17। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की संरचना की खोज की है? परमाणु की संरचना की खोज किसने की है? जॉन डाल्टन। परमाणु की संरचना की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। आवर्त सारणी का जनक पूछेगा जाएगा तो आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? आवर्त सारणी सारणी का खोज किसने किया था? तो मेंडलीव। मेंडलीव। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होती है। तो कैल्शियम के परमाणु संख्या की बात की थी, परमाणु संख्या नीचे लिखा था जो कि परमाणु भार ऊपर अर्थात परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 40 यू होता है। अगर अब पूछा जाए 14 यू किसका परमाणु द्रव्यमान है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। सूत्र क्या है? Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा दर्शाए गए यौगिक का नाम बताइए। तो इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। क्या कर रहा है? ध्वनि तरंग का ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि तरंग का आयाम ध्वनि तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि तरंग की आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झूले पर बैठे लड़की की गति होती है। झूला इस प्रकार से होता है जो कि आगे पीछे होता है। तो आगे पीछे होता है तो ये आवर्त गति कहलाता है। तो झूले पर बैठे लड़की की गति आवर्त गति होती है। सभी आवर्त गति सभी आवर्त गति आवर्त गति सभी आवर्त गति वृत्तीय गति होती है। सभी आवर्त गति वृत्तीय गति होती है, लेकिन सभी वृत्तीय गति आवर्त गति नहीं होती है। लेकिन सभी वृत्तीय गति आवर्त गति नहीं होती है। आवर्त गति नहीं होती है। होती है। अगला क्वेश्चन, प्रातः प्रातः या शाम का मतलब शाम में, प्रातः सुबह या शाम में जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रिक्ति के दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या है? सुबह या शाम जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रिक्ति का दिखाई देती है, खाली दिखाई देती है। इस दृश्य को के लिए उत्तरदायी परिघटना क्या कहलाती है?
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त, मतलब जिस समय सूर्य उगता है उस समय सूर्योदय, जो जब सूर्य ढलता है उस समय को सूर्यास्त कहते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। कारण क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल अवंध होता है? कार्बन कार्बन एकल अवंध मतलब यहाँ कार्बन, दो कार्बन की बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हर कार्बन से 4 हाइड्रोजन जाते, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 4, इसका भी 4 हाइड्रोजन हुआ। तो कार्बन के दो कार्बन होते, कार्बन इसे इथेन बोलेंगे, इसे इथेन बोलेंगे। अगला, यदि आप 3 केजी के वस्तु पर, 3 केजी की कोई वस्तु है उस पर 9 न्यूटन का बल लगाते हैं, जैसे कि 3 केजी का वस्तु है, इस पे 9 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले बल का फार्मूला याद रहना चाहिए, जहां बल का फार्मूला होता है एफ बराबर एम एम ए, जहाँ एफ का मान 9 न्यूटन है, जबकि एम के मान 3 केजी है। हमको ए का मान निकालना है, 3 से 3 तो ए के मान आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर बी होगा। डीऑक्सी एसिड, डीऑक्सी एसिड की संरचना क्या है? डीऑक्सी एसिड की दोहरी संरचना वाली, दोहरी संरचना है, इसकी दोहरी संरचना है, अर्थात दोहरी कुंडली बोलते हैं, इंग्लिश में डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है। एक कक्षा में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या द्वारा दी जाती है। एक एक कक्षा में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या द्वारा दी जाती है। अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है 2n², जैसे कि के एल एम एन। के सबसे पहले के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। तो के पहली कक्षा, एल को दूसरी कक्षा, एम को तीसरी कक्षा, एन को चौथी कक्षा। अगर पूछा जाए के में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होता है, तो के में एन की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 2 हो जाएगा। जबकि एल के बात किया जाए तो 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। जबकि एम की बात किया जाए, एम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर 2 2 गुना 9 होगा, अर्थात 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन एल में 18 होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा क्या, एक कक्षा में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या द्वारा दी जाती है, 2n² के द्वारा दी जाती है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु की संरचना क्या है? क्वेश्चन कर रहा है विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए एक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु की संरचना क्या है? जैसे कि हम लोग अपने घरों में बल्ब का यूज करते हैं, जब उसको तार को हमको जोड़ना रहता है तो उसमें हम किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? तो उसमें हम टीन और लेड का प्रयोग करते हैं। ये टीन है, ए से मतलब टीन होता है और पीबी का मतलब लेड होता है। लेड अर्थात शीशा, शीशा और टीन का मिश्रण होता है, शीशा और टीन का मिश्रण होता है।
अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 केजी आलू की बोरी को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाकर पहली मंजिल पर ले जाते हैं, जहां पर जी का मान दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें और किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पे एम का मान कितना है, 5 केजी है। अगर हाइट की बात किया जाए तो 4 मीटर है, उठाकर पहली मंजिल पर ले जाता है जहां जी का मान कितना 9.8 है। तो हमको कार्ड निकालने के लिए हमको बल निकालना पड़ेगा। तो बल निकालने के लिए पहले हमको एफ 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 निकालना। एफ बराबर होता है एम ए एफ एम। एम के मान कितना 5 केजी है, ए के मान 9.8 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाए 10 हुआ, 5 टू जा 10 और 2 से 49 बार में कट जाएगा, यानी एफ बराबर आ गया 49। जब 49 आ गया तो फिर पूछ रहा है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन यानी एफ एस होता है। तब बल का मान आ गया, बल का मान आ गया 49, जबकि विस्थापन है 4 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 के 6 बाकी 3 और 4 4 जा 16, 63 जा 19, यानी किया गया कार्य की गणना 196 जूल होगा, 96 जूल होगा, 196 जूल होगा। किसने प्रस्तावित किया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो कि अविभाज्य है और अविनाशी कण है? किसने प्रस्तावित किया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो कि अविभाज्य और अविनाशी कण है? जो जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक का एक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्कोहल का सूत्र होता है OH, इसका अंत में जोड़ा जाता है ऑल, अल्कोहल का ऑल। अगर एल्डिहाइड का बोला जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, इसमें अल लगता है लास्ट में, अल। क्या अल्कोहल के पूछ रहा था, यहाँ पर ऑल कौन है, ऑल क्या है, प्रोपेनॉल। इसका आंसर डी होगा। किसी पदार्थ की तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब जैसे कि ठोस है, कोई बात, तो ये ठोस है, ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, गलन कहते हैं। एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोजलिक अम्ल होता है, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोजलिक अम्ल होता है। कार्बोजलिक अम्ल की बात किया जाए तो कार्बोजलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। कार्बोजलिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, कार्बोजलिक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए यदि किसी निकाय का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन कर रहा है, द्रव्यमान को स्थिर रखना है, द्रव्यमान यानी मास को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना, मास को कांस्टेंट रखना है। किसी निकाय का संवेग 3 गुना हो जाता है, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। तब m तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, और उसके बाद संवेग को बोल रहा है 3 गुना, तब वेग हो जाएगा 3। हमको गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, गतिज ऊर्जा बराबर होता है
होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², जहां द्रव्यमान कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू नहीं होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर v²। तो v का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9, यानी इसके मूल मान की 9 गुना हो जाएगी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा निकलता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब ऊष्मा को अवशोष लेता है तो उसमें अब ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन का बात किया जाए तो जैसे कि NaCl है, NaCl जब टूटकर अलग हो Na प्लस Cl बन जाएगा तो ये अपघटन का उदाहरण है। जैसे कि H2 प्लस O2 को H2O मिलकर बन गया तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया, जुड़ जाना संयोजन अभिक्रिया है, जबकि टूट जाना अपघटन अभिक्रिया है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग किस रूप में चलता है? ध्वनि तरंग केवल अनुदैर्ध्य रूप में चलता है। अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रक्रिया में चलता है। पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। मानव शरीर में ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोसाइट्स का मुख्य कार्य है बीमारियों से लड़ना, बीमारियों से लड़ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आरंभ करना। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मतलब लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य है बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, बीमारियों से लड़ने है, मुख्य कार्य है बीमारियों से लड़ना। ध्वनि तरंग का आयाम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का आयाम वह बल जिसके साथ कोई वस्तु कंपन करती है, जब कोई वस्तु कंपन करती है उस स्थिति में जो आयाम निकलता है उस पर ही निर्भर करता है। आज आज की क्लास में 28 क्वेश्चन हैं जो कि ALP में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, सारे क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास रखो खुद पर। हर बड़ा इंसान कभी नया छात्र ही था, उसने भी ठोकर खाई फिर खुद को संभाला था। मेहनत को दोस्त बना लो, सपने खुद चलकर सच होंगे। जिंदगी में सपना के पीछे चलना है, ना कि दोस्तों के पीछे। जब एक बार मेहनत की आदत लग जाती है तो वह सफलता खुद ही अपने आप चलकर आती है। आज की क्लास यहीं पर अंत किया जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें और कमेंट में कुछ अच्छा लिख दें जब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो।